देख तू। अकबर पढ़ रहे थे ना। अकबर के हमने कॉन्क्वेस्ट पढ़ लिए थे, है ना। ठीक है, तो अकबर ने गुजरात, मालवा, मुल्तान, काबुल, कश्मीर, इससे पहले भी गढ़कटंगा। ठीक है, ये सब एरियाज, बंगाल, ये सब एरियाज जो हैं वो अपने कंट्रोल में किए। तो कॉन्क्वेस्ट की कहानी तो हमने पढ़ी, बट अकबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके रूल का, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, कि अकबर जो है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, और बाकी चीजें कि कैसे अपने रूल में उसने जो भी इंपॉर्टेंट किंग्स थे उनके साथ कैसा उसने सहयोग बना के रखा। ठीक है, इतना बड़ा एरिया कैसे अपने कंट्रोल में रखा। वो सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकबर के टाइम की। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें, तो अकबर से पहले जो सूरीज की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसी को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। पर सूरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई एक टाइम पे, जब सूरी एम्पायर खत्म हुआ तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी डिसइंटीग्रेट हो गई। अब अकबर को वही से नए सिरे से बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, कि रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करेंगे। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अकबर ने क्या किया, सबसे पहले कानूनगोस को अपॉइंट किया। एक पोस्ट बनाई जिनको बोलते हैं कानूनगो। ठीक है, ये हेरिडिटरी लोग होते थे, जो लोग रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। ठीक है, बट इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये लोग बड़े बेईमान लोग थे, करप्ट लोग थे। और ये लोग प्रॉपर जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो राजा को देते नहीं थे, किंग को देते नहीं थे। ठीक है, तो ये सब अब स्टार्टिंग में तो अकबर जो है वो कॉन्क्वेस्ट में बिजी रहा, एरिया कैप्चर करने में बिजी रहा, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान दे नहीं पाया। ठीक है, लेकिन 1576 के बाद या 1580 के बाद उसको थोड़ा टाइम मिला कि अब वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दे सकता था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने का काम शुरू किया। ठीक है, और कुछ नए रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम लाए जिनको हम बोलते हैं, जैसे उनमें से एक है दहशाला सिस्टम। ठीक है, या फिर जाब्ती सिस्टम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका और भी सिस्टम थे रेवेन्यू कलेक्शन के, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो कौन सा था, जाब्ती सिस्टम या फिर दहशाला सिस्टम। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता था कि देखो सूरी डायनेस्टी में क्या था कि वो ना रेवेन्यू फिक्स कर देते थे। ठीक है, कि आपको इतना जो है हमें टैक्स देना है, इस जगह से, ये अगर जगह ऐसी है इधर से इतना फिक्स कर देंगे, सरकार फिक्स करती थी। ठीक है, सरकार मतलब जो भी किंग है वो फिक्स करता था कि आपको इतना रेवेन्यू हमें देना ही देना है। अब अकबर जब रूल करने आया तो उसने देखा कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि हमेशा वैसा प्रोड्यूस होना पॉसिबल नहीं होता कि एक लैंड से।
और अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है, जो नहीं कर पा रहे कुछ, या कहीं पे सूखा पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो लोग रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं। इसलिए इसने सोचा कि हम कुछ नया सिस्टम लाते हैं जिससे सारे लोग जो हैं वो सहमत हो सके। तो इसलिए ये दहशाला सिस्टम लाया गया। दहशाला सिस्टम में क्या था कि पिछले 10 साल का, दह का मतलब होता है 10, पिछले 10 साल की एवरेज देखी जाएगी कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है किसी एक जगह में। ठीक है, और वो 10 साल की एवरेज देखी जाएगी, और 10 साल में उन्होंने कितना एवरेज टैक्स दिया है किंग को, वो देखा जाएगा। और उसके बेसिस पे ही फिर जो अगला साल है उसका टैक्स भी उसी के बेसिस पे कलेक्ट किया जाएगा, पिछले 10 साल की एवरेज के बेसिस पे। ठीक है, इसी सिस्टम को हम क्या बोलते थे, दहशाला सिस्टम। ठीक है ना। और ये जाब्ती सिस्टम क्यों, जाब्ती का मतलब है लैंड मेजरमेंट सिस्टम है ये बेसिकली, जाब्ती का मतलब होता है लैंड मेजरमेंट। तो लैंड मेजरमेंट का यहां पे जो सिस्टम था ये किसने बनाया था, टोडरमल ने, इसलिए इसको टोडरमल बंदोबस्त भी बोलते हैं। ठीक है, टोडरमल कौन था, टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर था सूरी के टाइम पे भी, शेरशाह सूरी के टाइम पे भी, और अकबर के टाइम पे भी। ठीक है, जिसने लैंड मेजरमेंट का सिस्टम निकाला कि भाई ऐसे हम लैंड को मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूस का ऐसे इसका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, वो सब सिस्टम इसने बनाया। ठीक है, तो ये है दहशाला सिस्टम और जाब्ती सिस्टम, और ये बड़ा इफेक्टिव सिस्टम था। ठीक है, इन्होंने लैंड को भी क्या किया, डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, जैसे सबसे अच्छी लैंड जो है पुलाज बोला जाता था उसको, जहां पे सबसे अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, जहां पे हर साल जो है कल्टीवेशन की जाती है, उसको पुलाज बोला जाता था। ऐसे ही जहां पे 1 साल के बाद की जा रही है उसको कुछ और बोला जाता था। फिर जहां पे 3 साल में एक बार प्रोडक्शन हो रही है, फिर ऐसी लैंड जहां पे हो ही नहीं रही है प्रोडक्शन, उसको बंजर बोला जाता था। ठीक है, तो ये कैटेगरीज में डिवाइड किया लैंड को। और जहां बंजर लैंड है वहां पे टैक्स नहीं लिया जाता था क्योंकि वहां प्रोडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, जहां पे पुलाज लैंड है वहां पे उतना ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। अच्छा, टैक्स जो ये कलेक्ट करते थे ये ज्यादातर कितना होता था, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, लेकिन ये देना कैसे होता था, इन कैश। तो आपके पास जितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, उसका 1/3 आप निकालोगे, उसको आप मार्केट में सेल करोगे, और जो आपको कैश मिलेगा वो कैश आप क्या करोगे, टैक्स दोगे। प्रोड्यूस डायरेक्टली टैक्स नहीं दोगे, जब्ती सिस्टम है या दहशाला सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो था इनका रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम। दूसरा इनका एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे जो मेन सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन जिससे इनकी चलती थी, वो था मनसबदारी सिस्टम। कौन सा, मनसबदारी सिस्टम जो है ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल सिस्टम है। अब इसमें क्या किया जाता था, मनसबदार को अपॉइंट किया जाता था। एक पोस्ट बनाई जिसका क्या नाम है, मनसबदार। ठीक है, अब ये मनसबदार कौन है भाई, कोई भी इंपॉर्टेंट इंसान है, और इस मनसबदार का इसमें कैटेगरीज होती थी। एक इसको बोलते थे जात, और दूसरा बोलते थे सवार। ये जात और सवार के बेसिस पे हमें पता चलता था कि कितना बड़ा मनसबदार है। ठीक है, जात क्या होती थी, जो उसका रैंक है, कौन बोला, जो उसका रैंक है बंदे का। ठीक है, जात से उसकी कैटेगरी, उसका रैंक पता चलता था हमें। ठीक है, और सवार से क्या पता चलता था, हम्म, कि कितने वो कैवलरी मैन को अपने अंडर रख रहा है। कैवलरी मैन मतलब जो हॉर्समैन होते थे, वो कितने उसके अंडर है? हाँ, घुड़सवार कितने उसके अंडर है। ठीक है, तो इसमें भी आगे 3 कैटेगरीज के मनसबदार होते थे। एक वो जिनकी जितनी जात है उतने ही वो सवार भी अपने अंडर रख रहे हैं, जैसे 500 का मनसबदार है। ठीक है, तो 500 उसका रैंक हो गया, जात उसकी 500 हो गई। अब उसको सवार भी कितने रखने हैं, 500, तो वो होगा कैटेगरी 1 का मनसबदार। ठीक है, अब मान लो दूसरा टाइप का कैटेगरी 2 का मनसबदार है, उसकी जात 500 है, तो वो क्या करेगा, हाफ अपने से आधे जो है, जितना उसका रैंक है उससे आधे घुड़सवार अपने साथ रखेगा, 250 रखेगा।
ठीक है, वो कैटेगरी सेकंड हो गई। ठीक है, फिर कैटेगरी थर्ड 1/3 अपने साथ रखेगा, जितना उसका रैंक है उससे 1/3 जो है वो घुड़सवार अपने साथ रखेगा, उसको क्या बोलेंगे, कैटेगरी थर्ड का मनसबदार। ठीक है, जितना रैंक है उससे ज्यादा के घुड़सवार नहीं रखता था कोई भी, ये याद रखना। उससे हमेशा कम के घुड़सवार ही अपने पास रखते थे वो। और घुड़सवार अगर एक रख रहे हो आप, तो उसके लिए घोड़े कितने रखने हैं आपने, एक घुड़सवार के लिए कितने घोड़े रखोगे, 2 घोड़े। क्यों, क्योंकि घोड़े थक भी तो जाते हैं, उसको रेस्ट भी तो चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं जंग लड़ने जा रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा घोड़े होने चाहिए। तो एक घुड़सवार है, अगर अगर आपके पास जात 500 है और 500 आपके पास घुड़सवार हैं, तो घोड़े कितने होंगे, 1000 आपके पास घोड़े मेंटेन करने होंगे। ठीक है, और अगर किसी घुड़सवार के पास एक ही घोड़ा है, तो उसको आधा घुड़सवार बोला जाता था। समझ में आया। ठीक है, तो ये मनसबदार का काम है, क्या नाम है, घुड़सवारों को अपने अंदर वो करना। और ये एक तो घुड़सवार वो आर्मी को अपने अंडर मेंटेन करके रख रहे हैं, ये क्या है, आर्मी तो है। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, अपने एरिया में जहां का मनसबदार है उस एरिया की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी खुद संभाल रहा है। ठीक है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को भी खुद संभाल रहा है, वहां के रेवेन्यू कलेक्शन को भी खुद देख रहा है। समझ रहे हो। तो रेवेन्यू कलेक्शन करता था, पर इसको जो सैलरी है वो कौन देता था, किंग देता था। ठीक है, और इनको बड़ी हैंडसम सैलरीज मिलती थी उस टाइम के जो मनसबदार थे इंडिया में। मतलब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, और पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे जो लोग काम कर रहे थे राजाओं के अंडर, पूरे दुनिया में मोनार्की थी उस टाइम पे, जो भी लोग राजाओं के अंडर काम करते थे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में, सबसे ज्यादा सैलरी इंडिया में दी जाती थी इन मनसबदार को। ठीक है, जैसे अगर कोई 500 का मनसबदार है, तो आई गेस उसको 4000, शायद 4000 या 4500 सैलरी उसको महीने की दी जाती थी। ठीक है, पर वो उसकी परचेजिंग पावर कितनी थी उस टाइम पे। ठीक है, अभी के कंपैरिजन में करो आप, अगर 4000 किसी की सैलरी है, तो परचेजिंग पावर कितनी होगी उसकी। 1996 1966 में परचेजिंग पावर उन्होंने मेजर की है। 1966 के अगर हम देखें, 1966 में भी तो अभी के टाइम में बड़ा फर्क है। 1966 से अगर मनसबदारी सिस्टम तक देखें, तो 100 गुना ज्यादा परचेजिंग पावर थी इनके पास। मतलब 1 रुपए से जितनी चीज 1966 में आप खरीद सकते थे, उतनी यहाँ पे 1 पैसे से खरीद सकते थे। तो 100 गुना ज्यादा परचेजिंग पावर है, तो अभी कितनी होगी, हाँ, अभी तो ज्यादा होगी और ज्यादा। ठीक है, तो आप खुद कर लो कि अगर 4000 किसी की सैलरी है, तो 100 गुना तो 1966 में ही उसको 100 गुना कर दो आप, तो 4 लाख हो गई। ठीक है, अभी के हिसाब से तो कितनी होगी, ये 40 लाख हो जाएगी महीने की, साल की नहीं। ठीक है, तो इतनी हैंडसम सैलरीज इनको दी जाती थी, और ये 500 का मनसबदार बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सबसे हाईएस्ट मनसबदार कौन सा होता था, 7000 का मनसबदार। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इनका सेंट्रल सिस्टम था मनसबदार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसीलिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छे से चली, क्योंकि ये जो मनसबदार थे ये बड़े कैसे थे, लॉयल थे टुवर्ड किंग, क्योंकि अच्छी सैलरीज मिल रही हैं। ठीक है, उनके साथ कोई हस्तक्षेप, ज्यादा दखल अंदाजी किंग नहीं करता था, बस उनको ये बोलता था कि भाई ये कैवलरी मैन आपको और हॉर्सेज आपको अच्छे मेंटेन करने हैं, और ये जो आपके पास घुड़सवार हैं ये भी आपके पास केपेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी बंदा आप उठा के हॉर्समैन बना दो। ठीक है, तो ये इतना सा करने के लिए इनको अच्छा खासा जो है पैसा दिया था, बड़ा लग्जरियस लाइफस्टाइल इनका होता था। ठीक है, बाद में यही सिस्टम जो है मनसबदारी सिस्टम, ये बाद में इसी में क्राइसिस देखने को मिली औरंगजेब के बाद। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के बाद क्या हुआ कि मनसबदार इतने ज्यादा हो गए। ठीक है, और ये जो लैंड थी, पहले क्या होता था, अकबर के टाइम पे एक मनसबदार के पास बड़ा सा एरिया है, जैसे जम्मू का पूरा एरिया एक मनसबदार के पास है, पूरा जम्मू प्रोविंस। बाद में क्या होने लगा, धीरे धीरे ये मनसबदार बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये जैसे अब उधमपुर का एक मनसबदार हो गया, रजौरी का एक हो गया, किश्तवाड़ का एक, डोडा का एक, तो मनसबदार ज्यादा हो गए। ठीक है, उनके पास जगह कम हो गई, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया, तो फिर आपस में लड़ने लगे। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, तो उसके बाद क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में किंग कोई पावरफुल था नहीं, तो इन मनसबदारों ने बगावत कर दी बड़ी जगह पे। उसी की वजह से मुगल एम्पायर बाद में खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये इनके दो सिस्टम आपको अच्छे से समझ, एक मनसबदारी सिस्टम और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन वाला सिस्टम, जाब्ती सिस्टम जो है अकबर का। ठीक है।
चलो लिखो अब हेडिंग दो। हाँ हाँ, इनका रेवेन्यू कलेक्शन भी है प्लस आर्मी मेंटेन भी करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखनी है, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक ही बंदे के पास आपने अथॉरिटी दे दी है कि रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखनी है, आर्मी को भी मेंटेन करना है। ठीक है, ये सब काम जो है मनसबदारी करते थे। और ये मनसबदार बेसिकली होते कौन थे, जैसे कोई राजपूत किंग है कहीं का, ठीक है, और उसको बोला गया कि भाई आप अकबर की जो किंगडम है उसी के अंडर आ जाओ, तो उसको मनसबदार बना दिया। है तो वो अपने एरिया का किंग ही, पर वो अब अकबर के अंडर आ गया। ठीक है, उसकी सोवरेनिटी खत्म हो गई, तो अब वो मनसबदार बन गया अकबर का। ऐसे होता, जैसे राजा मान सिंह है, मनसबदार था अकबर का। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे राजे जो हैं, जहां पे बैटल जीतता भी था, बाद में उनको मनसबदार बना देता था अपना। ठीक है, समझ गए, ये कोई नए बंदे नहीं उठा के लाए हैं इसने बाहर से कि यहाँ पे मनसबदार अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता तो फिर तो लोग रिवोल्ट करते कि बाहर से उठा के आपने कोई यहाँ पे मनसबदार, ये वहीं के किंग थे, लोकल किंग्स थे जिनको मनसबदार बनाया था। ठीक है, हेडिंग दो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रूल। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रूल। फर्स्ट लिखो, अकबर रिपील्ड द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। अकबर रिपील्ड, REPEALED, रिपील्ड द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को इसने बंद करवाया था 1562 में। रिपील्ड द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी इन 1562, कॉमा, ही अबॉलिश्ड पिलग्रिम टैक्स ऑन हिंदूज। ही अबॉलिश्ड पिलग्रिम टैक्स, जो हिंदू लोग यात्रा करते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, पिलग्रिम टैक्स। ठीक है, उसको भी इसने अबॉलिश किया था 1563। एंड ही अबॉलिश्ड जजिया इन 1564, और जजिया को अबॉलिश किया था 1564 में। ना 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 ना, पिलग्रिम टैक्स मतलब कहीं यात्रा करने, केदारनाथ जा रहे हो आप, तो आपको, हाँ हाँ होगा कुछ टैक्स जब तीर्थ करने जा रहे हो तो उसके लिए आप, हाँ हाँ, जजिया इन 1564। 1564, 1564। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अकबर पुट अ बैन, अकबर पुट अ बैन ऑन किलिंग ऑफ एनिमल्स, ऑन किलिंग ऑफ एनिमल्स। जानवर मारने में भी इसने बैन लगाया था, पर कुछ दिनों, मतलब हफ्ते के कुछ दिन आप जानवर नहीं मार सकते, ऐसा था, ऑन फ्यू डेज। हाँ, मंगलवार को। उसके बाद लिखो, ही विजिटेड द श्राइन ऑफ, ही विजिटेड द श्राइन ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इन अजमेर। ही विजिटेड द श्राइन ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इन अजमेर। 2 बार गया था ये वहां पे, 2 टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, अकबर बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ सुल्ले कुल। अकबर बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ सुल्ले कुल। सुल्ले कुल क्या होता है, शांति बनाए के रखना सबके साथ। ठीक है, अकबर ने बड़ी कोशिश की थी कि राणा सांगा जो है, राणा सांगा नहीं सॉरी, महाराणा प्रताप जो है, उसको भी क्या करें ये, कैप्चर नहीं, मतलब पहले उसको बड़ा इन्होंने बोला कि आप हमारी सुजरनेटी जो है, हमारा कंट्रोल उसको स्वीकार कर लो, आपको हम मनसबदार बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बड़े उसको प्रलोभन इन्होंने दिए थे राजा को, इसको राणा प्रताप को। तो और एक बार महाराणा प्रताप मान भी गया था, पर प्रॉब्लम पता क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि अकबर बोलता था कि आपको मेरे कोर्ट में आके मानना पड़ेगा ये, कि हम आपके अंडर हैं, कंट्रोल में हैं, आपको यहाँ पे हाजिरी देनी पड़ेगी। और राजा जो ये महाराणा प्रताप था वो बोलता था ये तो नहीं कर सकता मैं।
ठीक है, बाकी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट आपके कोर्ट में आके हाजिरी तो नहीं लगा सकता। तो एक बार इसने अपने बेटे को भेजा भी, इसने क्या नाम है, महाराणा प्रताप ने, कि तू चले जा मेरी जगह पे उधर हाजिरी देने, मैं तो नहीं जाऊंगा। पर फिर अकबर ने बोला कि नहीं नहीं, उसको खुद आना पड़ेगा। उसने बोला मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है फिर। पॉलिसी ऑफ सुल्ले कुल, पीस टू ऑल। उसके बाद लिखो, ही बिल्ट इबादत खाना, ही बिल्ट इबादत खाना इन फतेहपुर सिकरी। इबादत खाना बनाया था इसने। इबादत खाना इन फतेहपुर सिकरी। हाँ सिकरी, SIKRI। फतेहपुर सिकरी। ठीक है। और ये जो इबादत खाना था, ऐसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही आते थे, ये ओपन था सब रिलीजन्स के लिए। ठीक है, तो सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे आते थे और बैठ के बातचीत करते थे। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखना, इट वॉज ओपन टू ऑल रिलीजन्स। नहीं नहीं, सूफिज्म तो अलग चीज होगी ना। देखो, इन 1579 अकबर इशूड द डिक्री ऑफ इनफैलिबिलिटी। अकबर इशूड द डिक्री, DECRE। अभी बताता हूँ, डिक्री ऑफ इनफैलिबिलिटी। ठीक है, इसने बोला कि भाई, इसने एक फरमान, एक टाइप का इशू किया, और बोला जिसको हम बोलते हैं मजहरनामा। ठीक है, डिक्री ऑफ इनफैलिबिलिटी का मतलब है मजहरनामा। मजहरनामा इसका क्या मतलब था, कि भाई मैं सुप्रीम हूं, ठीक है, और सब उलेमास को मेरी बात माननी पड़ेगी। जितने भी उलेमा हैं उन सबको क्या करना होगा, अकबर की अथॉरिटी को मानना होगा। उलेमास शुड, उलेमा समझते हो ना कौन होते हैं, रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ अकबर। उलेमास जो इस्लामिक लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे पंडित आपके हिंदुओं में, वैसे उनमें उलेमास होते हैं। तो ऐसे ही अकबर के कोर्ट में वो सारे उलेमास थे। और अकबर जो था ना, थोड़ा सा सेकुलर था। वो उतना स्ट्रिक्ट मुस्लिम नहीं था, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं था, जिससे उन उलेमास को काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो अकबर ने एक मजहरनामा इशू किया और बोला कि भाई जितने भी उलेमास हैं इनको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी अथॉरिटी जो मैं बोल रहा हूँ यही सुनना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद इसने एक नया फेथ भी बनाने की कोशिश की, एक नया रिलीजन बनाया था अकबर ने, दीन इलाही। ठीक है, जिसमें इसने बोला कि मैं सब रिलीजन्स की अच्छी अच्छी बातें डाल के एक नया रिलीजन बनाऊंगा। ठीक है, बट उस रिलीजन को फॉलो सिर्फ दो तीन लोगों ने ही किया। एक तो बीरबल ने, और एक इसका अब्बुल फैजल कोर्ट हिस्टोरियन था, और एक उसका भाई फैजी। इन तीन लोगों ने इसको फॉलो किया, बाकी किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो लिखो, ही फॉर्मुलेटेड अ न्यू फेथ, ही फॉर्मुलेटेड अ न्यू फेथ कॉल्ड दीन इलाही। formulated a new faith called दीन इलाही, which was joined by बीरबल, अब्बुल फैजल एंड फैजी। बीरबल, बीरबल का असली नाम क्या था, अब्बुल फैजल एंड फैजी। क्या नाम था, महेश दास।
अबुल फैजल एंड फैजी। अकबर ने झरोखा दर्शन भी स्टार्ट करवाया था। क्या स्टार्ट करवाया था? झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या होता था कि जो किंग है, किंग जो है वो झरोखे में आके जो है लोगों को जो है वो करता था, उनसे बात करता था। उनको जैसे शाहरुख खान आता ना अपने बिल्डिंग के छत पे और बाहर लोगों की भीड़ जमा होती है, ठीक है, तो अकबर ऐसे ही अपने वहां पे आता था, जो बालकनी होती थी वहां पे आता था, और नीचे लोग इकट्ठे होते थे उसको उसकी झलक देखने के लिए। तो उसको क्या बोलते थे? झरोखा दर्शन। ठीक है, देखो, अकबर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन। उसके बाद लिखो, हिज लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज नोन एज टोडरमल्स बंदोबस्त। हिज लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज नोन एज टोडरमल्स बंदोबस्त। टोडरमल, हाँ, टोडरमल्स बंदोबस्त। टोडर मल के कहीं साइड पे लिखना है, हमारे के कौन था? ये रेवेन्यू मिनिस्टर था। बैम्बू से मेजर करते थे ये लैंड को। ठीक है, बैम्बू में रिंग्स लगा के उससे मेजर करते थे। टोडरमल्स बंदोबस्त एंड दहशाला और जाब्ती सिस्टम। दहशाला और जाब्ती सिस्टम। उसके बाद लिखो, बीघा वॉज अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बीघा, जमीन को मेजर करते हैं ना बीघा में। हाँ, बीघा। हाँ हाँ, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। बीघा वॉज अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बीघा वॉज अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद लिखो, रेवेन्यू वॉज वन थर्ड ऑफ द प्रोड्यूस। रेवेन्यू वॉज वन थर्ड ऑफ द प्रोड्यूस। वन थर्ड ऑफ द प्रोड्यूस। प्रोड्यूस। उसके बाद लिखो, अ न्यू गज ए इलाही वॉज ऑल्सो यूज्ड। हाँ, गज भी क्या है? गज भी लैंड को मेजर करने का एक यूनिट है। बोलते हैं ना इतने गज। हाँ हाँ, अ न्यू गज, एक नया गज इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते थे गज ए इलाही। और ये कितना होता था? 33.5 इंच। गज ए इलाही 33.5 इंच। ठीक है। ठीक है, लैंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। 4 कैटेगरीज ऑफ लैंड।
कौन कौन सी? पोलाज, दूसरी परौती, चाचार एंड बंजर। ठीक है। और ये कैसे डिवाइड किया था इनको? इनकी ये फर्टिलिटी ऐसे कम हो रही है, नीचे की तरफ जा रहे हैं जब हम। सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड कौन सी है? पोलाज। ठीक है। उसके बाद परौती, उसके बाद चाचार और उसके बाद बंजर। तो ये चार कैटेगरीज की लैंड थी, ये भी लिख लो। मोस्ट फर्टाइल कौन सी है? पोलाज, जिसपे हर साल खेती की जा रही है, हर साल कल्टीवेशन हो रही है। परौती, जिसपे भाई एक साल छोड़ के एक साल कल्टीवेशन की जा रही है। चाचार, जिसमें 5 साल में एक बार कल्टीवेशन की जा रही है। और बंजर, जिसपे बिल्कुल कल्टीवेशन नहीं की जा रही। ठीक है। अच्छा, लैंड को जो ये फार्मर्स ये देते थे रेवेन्यू, वो सर्कल्स में देते। सर्कल्स मतलब कि एक टाइप की जहां पे प्रोडक्शन होती है उसके लिए एक सर्कल बना दिया, एक एरिया नोटिफाई कर दिया कि ये वाला सर्कल है, यहाँ पे एक टाइप की प्रोडक्शन होती है। जहां पे दूसरी टाइप की लैंड मिल रही है, दूसरे टाइप की प्रोडक्शन हो रही है, कम या ज्यादा, वहां पे दूसरा सर्कल बना दिया। तो एक एक सर्कल से एक टाइप का टैक्स कलेक्शन होता था, दूसरे सर्कल से दूसरे टाइप का टैक्स कलेक्शन होता था। ठीक है, इतना डिटेल में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है पर उसके बाद नेक्स्ट लिखो। लैंड लिख लेना, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, चार कैटेगरीज। ही इंट्रोड्यूस्ड ही इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम आया कहां से था? बेसिकली मंगोलिया से आया था। कहां से आया था? मंगोलिया से। मनसबदारी सिस्टम, ब्रैकेट में लिखना, बोरोड फ्रॉम मंगोलिया टू ऑर्गेनाइज द नोबिलिटी एज वेल एज आर्मी। टू ऑर्गेनाइज द नोबिलिटी एज वेल एज आर्मी। ठीक है, ये बना लो। मनसबदारी में बनाया था, इसको बना लो। नोबिलिटी एज वेल एज आर्मी। नोबिलिटी मतलब जो नोबल्स थे, नोबिलिटी एंड आर्मी। ठीक है, रैंक और पोजीशन इन द हायरार्की। कैवलरी मैन, नंबर ऑफ कैवलरी मैन। और जात, सैलरी भी किसके बेस पे दी जाती थी? जात के बेस पे। जिन लोगों का रैंक जो है वो 10 से लेके, एक सेकेंड, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी। मैं करता हूँ आपको बैक कॉल, अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा। जिस मनसबदार का रैंक 10 से लेके 500 के बीच में होता था उसको बोलते थे उमरा। क्या बोलते थे? 10 से 500 के बीच में जिसका रैंक है उसको क्या बोलते थे? उमरा। हायरार्की नहीं पढ़ा जा रहा? जिसका रैंक 500 से 2500 के बीच में होता था उसको बोलते थे आमिर। और जिसका रैंक 2500 से ऊपर होता था उसको बोलते थे आमिर आजम। ठीक है, ग्रेटर देन 2500, आमिर आजम।
मान सिंह जो था उसका कितना रैंक था? 7,000। ठीक है, इतना ही रखो यार, बाकी कल करेंगे। अकबर के कोर्ट में नवरत्नास भी थे, 9 लोग थे इंपॉर्टेंट, है ना? कल करेंगे वो।